आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट, क्या है एलएसी और क्या है इसकी हिस्ट्री, क्यों चाइना बार बार इस एरिया में अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं इसकी हिस्ट्री करेंगे। भारत चीन के साथ जो सीमा साझा करता है उसे देखिए क्या बोलते हैं, एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगती है। ठीक है, ये एलएसी जो है कब बनी और क्यों बनी, इसके पीछे की कहानी देखिए हमको डिटेल में समझना पड़ेगी। एलएसी की देखिए अभी तक प्रॉपर मार्किंग हुई नहीं है, इसलिए बार बार सीमा विवाद जो है हमको देखने को मिलता है। भारत बोलता है पहले लद्दाख पे सिखों का शासन हुआ करता था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेजों और चाइना की लड़ाई हुई, उसके बाद एक एलएसी का बॉर्डर फिक्स किया गया था और लद्दाख पर अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। और एक समय देखिए ऐसा आया जब सिख प्रांत के महाराजा रणजीत सिंह ने 1808 में जम्मू पर चढ़ाई करी, 1819 में कश्मीर और 1834 में लद्दाख पर अपना शासन स्थापित कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने लद्दाख को देखिए जीतकर जम्मू में शामिल कर लिया था, तो मतलब सिखों का यहाँ पर शासन चल रहा था। क्लियर। आगे चलकर देखिए 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तब सिख प्रांत जो है वो कमजोर पड़ने लग गया। तब देखिए जम्मू का राजा कौन बन गया था, ध्यान रखिएगा, डोगरा राजवंश के महाराजा थे गुलाब सिंह। अब ये कौन है, इनकी स्टोरी भी आप समझ लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि सिख प्रांत के महाराजा रणजीत सिंह ने 1808 में जम्मू पर चढ़ाई करी थी। तब उस समय देखिए वहां पर जम्मू का कोई राजा हुआ करता था, वो राजा कौन था, किशोर सिंह था। तो ये जो महाराजा गुलाब सिंह थे ये किशोर सिंह के ही पुत्र थे, पर बाद में देखिए महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में जम्मू के राजा बन गए थे महाराजा गुलाब सिंह। क्लियर हुआ। हुए 1841 में चीन ने लद्दाख पर आक्रमण कर दिया था और सिखों पर देखिए जीत हासिल कर ली। पर बॉर्डर पर देखिए शांति स्थापित करने के लिए सिख और चाइना के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके बाद सिख जो है पुनः शांतिपूर्वक वहां पर शासन करने लगे। पर देखिए भारत में किसका शासन चल रहा था उस समय, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। और अंग्रेजों की देखिए इस सिख प्रांत पर बहुत पहले से नजर थी। तो 1846 में ब्रिटिश और सिखों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो कि इतिहास में पहला एंग्लो सिख वॉर जो है वो कहलाया था। पहला एंग्लो सिख युद्ध जो था वो कहलाया था, अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था 1846 में। इसके बाद ही देखिए पंजाब प्रांत का कुछ हिस्सा जो था वो अंग्रेजों ने जीत लिया था और कश्मीर घाटी और लद्दाख वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किसने, ब्रिटिश लोगों ने। इस लड़ाई में देखिए जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह जो थे उन्होंने अंग्रेजों की बहुत मदद करी थी। अंग्रेजों को देखिए खुफिया जानकारी जो है वो प्रोवाइड करी थी, इसलिए ब्रिटिशों ने बड़ी आसानी से देखिए इस युद्ध को जीत लिया था। ब्रिटिशों ने देखिए इसलिए गुलाब सिंह को अमृतसर संधि के तहत 75 लाख रुपए में जम्मू और कश्मीर जो है वो बेच दिया था। मतलब कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है ये 75 लाख रुपए में अमृतसर संधि के तहत बेच दिया था। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने देखिए जम्मू कश्मीर को बेच जरूर दिया, बट वो ब्रिटिशों के अंडर ही रहा। जम्मू और कश्मीर राजघराने के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के रियासत के पहले महाराजा कौन बने थे, ध्यान रखिएगा, गुलाब सिंह। और इन्हीं के वंश के लोग जो है वो एक के बाद एक 1947 तक राजा बनते रहे और 1947 में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कराया था। 1846 में ब्रिटिश इंडिया ने कश्मीर और लद्दाख पे अपना शासन स्थापित कर लिया था और 1865 में ब्रिटिश इंडिया के एम.एच. जॉनसन ने चाइना और इंडिया के बीच में एक लाइन प्रपोज किया था जिसको हम जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं और इंडिया आज भी उसी लाइन को फॉलो करता है। 1962 में चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ जिसमें चाइना को विजय प्राप्त हुई और चाइना ने हमारे बहुत से क्षेत्र पे अधिकार कर लिया और उसी समय एलएसी का निर्माण हुआ। लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पे सही एरिया का डिमार्केशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज भी डिस्प्यूट चलता आ रहा है। आइए हम इसको पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नहीं हुई है। दोनों देश जो है वो एलएसी को लेकर देखिए यहाँ पर अपना अपना दावा जो है वो पेश करते हैं। तो इस सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको जो तीखे तीखे पहाड़ देखने को मिल रहे होंगे, इन्हीं को देखिए क्या कहा जाता है, फिंगर कहा जाता है। तो देखिए पहला जो पहाड़ है यहाँ पर इसे बोला जाता है फिंगर 1। सेकेंड जो पहाड़ है यहाँ पर इसे बोला जाता है फिंगर 2। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तीसरा पहाड़ फिंगर 3। इसके बाद आते हैं देखिए फिंगर 4, फिंगर 5, 6, 7 और 8। क्लियर। अब जो एलएसी आ रही है, देखिए भारत जो है वो अपना दावा करता है कि यहाँ पर उसका अधिकार जो है वो 8 फिंगर तक है और चीन जो है वो अपना दावा करता है कि उसका अधिकार जो है वो 4th फिंगर तक है।
तो 4 तक तो देखिए भारत का पूर्ण अधिकार है। यहीं पर ही देखिए भारत का जो है वो मिलिट्री बेस बना हुआ है फिंगर 4 पर। तो 4 तक तो देखिए भारत का पूर्ण अधिकार है। 4 से लेकर 8 के बीच में देखिए दोनों के बीच में विवाद जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए 4 से लेकर 8 के बीच में दोनों देश जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं। क्लियर, समझ में आया आपको? टाइम टू टाइम यहाँ पर देखिए भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक जो है वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। चाइना का जो बेस कैंप है वो कहाँ पर है? फिंगर 8 पे है। 4 और 8 के बीच में देखिए अधिकतर यहाँ पर चाइना और भारत के बीच में विवाद देखने को मिलता है। अभी हाल ही के दिनों में देखिए चाइना जो है ये फिंगर 4 से भी देखिए अंदर आने की कोशिश करने लगा था। इसीलिए देखिए फिंगर 4 और फिंगर 5 के आसपास यहाँ पर भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक की झड़प जो है वो हमको देखने को मिली थी 5 मई को। क्लियर, तो आपको सिचुएशन समझ में आई होगी कि यहाँ पर देखिए एलएसी की स्थिति जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। दोनों देश जो है वो अपना अपना दावा पेश करते हैं। भारत बोलता है कि एलएसी जो है वो फिंगर 8 से होकर जा रही है। चीन बोलता है कि एलएसी जो है वो फिंगर 4 से होकर जा रही है। तो ये फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो एरिया है ये विवादित क्षेत्र जो है ये बना हुआ है। अभी कोरोना वायरस के लिए काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बात आती है कि चाइना ऐसा क्यों करता है, बार बार ये एलएसी के आसपास देखिए घुसपैठ क्यों करता है। तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं, उन सबको हम देखिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। कारण 1 क्या है? भारत जो है एलएसी के पास मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर जो भारत का एरिया आता है वहां पर देखिए सैन्य निर्माण का कार्य जो है जैसे कि रोड बनाना इन सबको कर रहा है, जिसमें भारत जो है मेनली दौलत बेग ओल्डी से लेकर डरबुक को देखिए कनेक्ट करने के लिए एक एलएसी के पास में रोड का निर्माण कर रहा है। ये रोड जो है भारत ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में भारत की स्थिति जो है वो मजबूत होगी। इसीलिए समय समय पर चाइना जो है वो इसका विरोध करता है। सवाल ये उठता है कि चीन बार बार क्यों इस इलाके में अटैक करता है और अब हमारे एरिया को अपने में लेने की कोशिश करता है। इसके मेनली 2 रीजन है। डरबुक से दौलत बेग ओल्डी तक इंडिया एक रोड का निर्माण कर रहा है जिसके ज्यादातर काम हो चुका है, और दूसरा इंडिया का सियाचिन के ग्लेशियर पे हवाई अड्डे का बनाना जो दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र माना जाता है। ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता रहता है। ये दोनों ही क्षेत्र, ये रोड और ये हवाई पट्टी इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया वहां से चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर नजर रख सकता है, और पाकिस्तान में जो रोड बनाई जा रही है उस रोड के ऊपर भी वो ध्यान रख सकता है और उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। 1962 में देखिए ये बनी थी, और उसके बाद देखिए 1965 से लेकर 2008 तक ये इनएक्टिव रही थी। 2008 के बाद में देखिए इसे एक्टिव किया गया। ये दौलत बेग ओल्डी वाली जो एयर स्ट्रिप है ये सियाचिन ग्लेशियर और एलएसी से बहुत ही ज्यादा पास में है। भारत के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि भारत यहाँ से चाइना और पाकिस्तान की गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकता है। हिंदुस्तान की फौज को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि एम्युनिशन, रसद, सामान इत्यादि लोगों को, जैसे कि मालवाहक होता है, लड़ाई ऑपरेशनल मालवाहक जहाज है, और जो डायरेक्टली दौलत बेग ओल्डी में जिसको उतारा गया है। दौलत बेग ओल्डी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है, दुनिया का सबसे ऊंचा 16,700 फीट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली है। इसमें अभी तक ऐसी ऑपरेशन जो हिंदुस्तान ने, इंडियन एयरफोर्स ने करके दिखाई है, वो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। पर दूसरी बात यह है, इसके होने से अब फौज को जो फायदा होगा वो डायरेक्ट, और चाइना इसीलिए इसका विरोध कर रहा है और उस पर अटैक करके अपने क्षेत्र में लेने की कोशिश कर रहा है। चाइना ये चाहता है कि सियाचिन के ऊपर उसका अधिकार हो ताकि हवाई पट्टी का इस्तेमाल वो कर सके। दौलत बेग ओल्डी, ये जो सड़क जा रही है आपको, इस सड़क का ही नाम है दारबुक स्योक। ये स्योक नदी को पार करके जा रही है। अब ये जो सड़क जा रही है, इस सड़क से चाइना को दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब चालू हुआ? जब भारत ने इसी सड़क का एक लिंक खोल दिया इस साइड में, और ये जो लिंक था वो लिंक चला गया गलवान घाटी की ओर। अब बताइए, ये गलवान घाटी से केवल 9 किलोमीटर है। अगर ये सड़क नहीं रहती तो इस सड़क के अभाव में भारतीय फौज को गलवान घाटी में पहुंचने में 8 घंटे लगते, लेकिन इस सड़क के बन जाने के बाद वहां पहुंचने में केवल 35 मिनट समय। जो सड़क है ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, 250 किलोमीटर लंबी है। पहले जब ये सड़क नहीं थी तो ये स्याक नदी को पार करना होता तो एक टेम्पोररी ब्रिज था, इस पे हैवी व्हीकल्स नहीं जा सकते थे। लेकिन 2019 में भारत ने इस
स्याक नदी के ऊपर एक भारी भरकम परमानेंट ब्रिज बना दिया। इस ब्रिज के बनने के बाद आर्मी के भारी भरकम व्हीकल, तोप टैंक इत्यादि को भी ले जाया जा सकता है। अब वहां पर हथियार पहुंचाने में भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए चाइना को ज्यादा डर लग रहा है इसके वजह से, इन सड़क और पुल के वजह से। नहीं, चाइना ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की है और वहां पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया में बहुत पहले से ही छापा जाता रहा है। Satellite images of the Ladakh standoff between Indian and Chinese troops have just become available. Fort, there is a tent from the Chinese side that has been put on the LAC. On the LAC. Both claim territory along the Himalayas, the world's tallest mountain. Indian and Chinese soldiers scuffled and threw stones at each other in the Pangong within 5 kilometers of the line of actual control which separates the two armies. All right, we've just got these high-resolution satellite images that pop up right all the way through these banks. These are vehicles, these are tents, these are semi-solid structures that the Chinese have built. It goes all the way from this part. From 16th of June, that is one day after the face-off happened at the Galwan Valley, and this is the site where the build-up was happening, where the face-off happened. सरप्राइज वाली बात यह है, जो न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी टाइम से चल रहा है, हिंदुस्तान के स्ट्रीम मीडिया ने उसको पब्लिश नहीं किया। बाद में घटनाएं हाथ से निकलने लगी, उसके बाद धीरे धीरे न्यूज़ आना शुरू हुआ। विवाद कब शुरू हुआ? जब इंटरनेशनल मीडिया काफ़ी टाइम से इसको कवर कर रहा है और वो बता रहा है कि हिंदुस्तान में चाइना की घुसपैठ हो गई है और वहाँ पे उसने टेम्पररी स्टेट बना लिए हैं, उसके सैनिक वहाँ पे आ गए हैं, फिंगर पॉइंट पे उसके सैनिक आ चुके हैं। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो सवाल ये उठता है कि बॉर्डर के ऊपर चाइना और भारतीय सैनिक के बीच में जो झड़प हुई वो कौन से क्षेत्र में हुई? अगर हम ये कहते हैं कि कोई हमारे क्षेत्र में आया ही नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि हम उसके क्षेत्र में गए, हमारे सैनिक वहां पे गए। So there's one big takeaway from the Prime Minister's statement. That takeaway is that China did not enter Indian territory. However, there is a contention on that, a bit of a political controversy brewing as well, because the Prime Minister's statement seems to be, by the face of it, in contradiction to the Ministry of External Affairs. I just want to put these facts out there. On June 17th, the Ministry of External Affairs in its statement said that Chinese side sought to erect a structure in Galwan Valley on Indian side of the LOC. Once again, this is what they said in that briefing. And then I'll take you through what the statement said. You would have already seen our earlier statement of 16th June and the readout issued yesterday of the phone conversation between EM and the Chinese foreign minister on the recent developments in the western sector of the India-China border. So the spokesperson MEA said that the External Affairs Minister spoke to the Foreign Minister of China, and the excerpt of that has already been released. So what was released? I want to take you through that statement. The MEA statement on the LAC face-off said China sought to erect a structure on our side of the LAC. What does this mean? That they entered our side of the LAC. Premeditated and planned action by China. China intended to change facts on ground in violation of agreements. How can China intend to change facts on ground when they never entered the Indian territory? All of this is now a bone of contention. As you can see, multiple structures absolutely clearly visible over there. And if you look at where the line of actual control is, it appears to be about 20 to 50 meters on our side of the line of actual control. But remember, the line of actual control hasn't been properly demarcated in this area. So our definition and the Chinese definition has variations. But we have always considered this area to be ours. एक और जहां इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम, अल जजीरा, CNN, BBC और इंडियन न्यूज चैनल्स, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ,
इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, इन लोगों ने अपने न्यूज़ में कहा है कि चाइना ने हमारे एरिया में घुसपैठ की है और वहाँ पे टेम्पररी सेट बनाए हैं और सैटेलाइट के बहुत से तस्वीर भी वायरल हुई हैं और जिसमें दावा किया गया है कि चाइना ने भारत के अंदर घुसकर टेम्पररी सेट बनाए हैं। और रिपब्लिक टीवी का कहना है वहाँ पे कोई घुसपैठ नहीं हुई है। इसका मतलब है कि जो सरकार की स्टेटमेंट है वो उसको प्रमोट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज मैं आपके सामने दावा कर रहा हूं, पूरे देश के सामने ताल ठोक कर कह रहा हूं, 6 मई से 18 जून तक चीन ने एलएसी पर क्या किया, 15 जून की रात क्या हुआ, चीन कहां तक आया था और आज कहां तक लौट गया है, इसका एक एक सबूत आज मेरे पास है दोस्तों। यह और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ रिपब्लिक भारत आपके चैनल पर मिलेगा। ये कोई तकवाले नहीं दिखाएंगे, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं जो तकवाले करते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रही सच्चाई है, जो तस्वीरें आज गद्दार गैंग का काम तमाम कर देंगी। इसलिए पूरा भारत आज अपने सूरवीरों के आगे सर झुका रहा है और सबूत गैंग से सवाल पूछ रहा है कि दोस्तों 18 जून की सैटेलाइट इमेज बता रही है कि चीन की सेना गलवान घाटी से लौट चुकी है। इसका मतलब हमारी 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है। और हमारे जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स का इंटरनेशनल लॉ में हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। लेट्स नो व्हाट इज द इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ दिस मैटर गोज टू यूनाइटेड नेशन। Use of force by states is controlled by both customary international law and by treaty law. The UN Charter reads in Article 2, subsection 4, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations। अगर ये मैटर यूनाइटेड नेशन में जाए तो क्या हमारा पक्ष कमजोर नहीं हो जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री के दिए हुए बयानों का वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ। ये न्यूज देखने के बाद और इंटरनेशनल लॉ जानने के बाद क्या हमें आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है? थैंक यू।